May I come in, sir? Yes, please. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. Would you like our conversation to go in English or Hindi? जी सर, हिंदी। हिंदी में। तो हम लोगों ने मास्क पहन रखा है ताकि कोविड से खुद को बचा सके, आपने भी पहन रखा है। जी सर। और उचित दूरियां भी हम लोगों ने आपस में और आपके साथ भी बना रखी हैं ताकि किसी तरह का कोई समस्या ना हो। लेकिन बातचीत करते समय दरअसल मास्क पहनना असुविधाजनक होता है, जी सर। इसलिए केवल तब जब हम बात कर रहे होते हैं तब मास्क हटा देते हैं। जी सर। अगर आप कंफर्टेबल महसूस करें और हटाना चाहें मास्क तो हटा सकते हैं। जी सर। हटाएंगे? जी सर। हटा दीजिए। आप आरएस के इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी सर। तो आरएस के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए जिन योग्यताओं की आमतौर पर डिमांड होती है जी सर। या जो देखी जाती है, उन डिमांड्स को, उन आवश्यकताओं को सेंट्रल पॉइंट में रख के अपना परिचय ऐसे दीजिए कि आपका नाम और आपके गृह जनपद बीच में ना आए। जी सर, मैं पश्चिम राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th है वो 2002 में की थी अपने, और 12th है वो 2004 में अमर शहीद सागर मिलगोपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। और मैंने 2006 में वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी। एज ए गरुड़ कमांडो मैंने काम किया 12 वर्ष तक भारतीय वायुसेना में। और ग्रेजुएशन मैंने सर्विस के दौरान ही एक स्वयं पाठी अभ्यर्थी के रूप में 2010 में की है सर। ठीक है, तो अभी आप जॉब में हैं? नहीं सर, मैंने रिटायरमेंट ले लिया। ले लिया? जी सर। या रिटायर हो गए? जी सर, मेडिकल बेस पे आउट हो गया। तो क्यों रिटायरमेंट क्यों ले लिया आपने? जी सर, मेरा ट्रेड है वो गरुड़ कमांडो था। उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। पैरा जंप करता था, उसके लिए मेरे को अनफिट घोषित कर दिया। तो मेरे को ऑप्शन दिया या कोई लोअर ट्रेड है वो ज्वाइन कर लो या आउट जाओ, तो मैंने आउट का ऑप्शन लिया सर। अच्छा, तो अगर मान लीजिए आरएस में नहीं होता है तो लोअर में जाने से तो बेहतर नहीं है बेरोजगार हो जाना? जी सर, मैं दोबारा तैयारी करूँगा आरएस के लिए। ठीक है, ये गरुड़ का जिक्र 2-3 बार हुआ। गरुड़ शब्द कहाँ से है, क्या है गरुड़? जी सर, भगवान विष्णु का वाहन है, उसका नाम गरुड़ है। पक्षीराज भी कहते हैं। गरुड़ की क्या खासियत थी? पक्षियों का राजा कहते हैं। हाँ, तो ये खासियत हो गई इनकी। जी क्या कुछ विशेषता और रही होगी? क्यों पक्षियों का राजा यही है, गरुड़ ही है? जी सर, रामायण काल में भी इनका विवरण आया हुआ है। माता सीता को रावण से बचाने के लिए गरुड़ देव ने वो प्रयास किए थे। वो तो जटायु थे। गरुड़ थे उन, जटायु नाम था उनका, थे तो गरुड़। गरुड़। जी सर। तो मतलब आज की जो गिद्ध प्रजाति है जी सर। वही गरुड़ है? सॉरी सर, उसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आज की डेट में अगर हम लोग रामचरितमानस को फॉलो करें जी सर। तो कौन कौन से पारिवारिक मूल्य सीखे जा सकते हैं उससे, और किन किन मूल्यों को आज के वर्तमान समाज में नज़रअंदाज कर देना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? जी सर, त्याग की भावना है उसमें, और भ्रातृत्व की भावना है, पतिव्रता नारी का उनमें वर्णन है। ये सब चीज़ें। कौन पतिव्रता नारी थी उसमें? सीता माता। लेकिन सीता माता के बारे में तो कहा यह जाता है कि पति की इच्छा नहीं थी कि वो वन में जाए, लेकिन उनकी इच्छा थी तो ये पतिव्रता हो गई। पतिव्रता का तो शाब्दिक अर्थ ही हुआ ना कि पति का व्रत करने वाली। उनके सुख दुख में साथ रहने वाली। तो नहीं चाहते थे कि वो वन में जाए, लेकिन हो गई। लक्ष्मण रेखा पार किया जिसके लिए उनको मना किया गया था। जी सर, उन्होंने वो पति के वियोग में ही या पति के साथ कोई अनहोनी ना हो या उसके आशंका के लिए ही वो पार की थी। मतलब जितनी चीज़ें सीता माता ने की वो सब जस्टिफाइड हैं पतिव्रता के मानक पे। जी सर। अच्छा, और क्या नहीं सीखना चाहिए? छल कपट और घमंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज्ञान होने पर भी घमंड होता है, ज़्यादा करते लोग तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे रावण क्या हो। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कौन कौन सी खासियत है जिसकी वजह से आप तो आरएस में आना चाहते हैं? जी सर। आरएस आयोग किस कारण से आपको अपने ग्रुप में शामिल करें? जी सर, मेरे में ईमानदारी है, हार्ड वर्कर हूँ मैं। गरुड़ की ट्रेनिंग की है मैंने, और तटस्थ रह के फैसले ले सकता हूँ मैं, और लक्ष्य का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर सकता हूँ सर। अच्छा, मान लीजिए एक अधिकारी के रूप में जी सर। आपके पास एक मान लेते हैं कि आप विद्यालय के अधिकारी बन गए, वहाँ एडमिशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगभग सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, जी सर। और
2 एप्लीकेशन आते हैं, सीट एक ही बाकी है आपके पास, किसी भी हालत में आप 2 सीट नहीं कर सकते हैं। जी सर। एक सीट है आपके मामा के बेटे की, जिसके साथ आपका बचपन गुजरा है, तो उनके बेटे के लिए रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, उसी गांव से उसी क्वालिफिकेशन पे आपने सीट की अर्हता ये रखी है कि 80% से ऊपर मार्क्स हो तो उसका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। जी सर। दोनों बच्चों के 80% से ऊपर के मार्क्स हैं, दोनों बराबर ही क्वालिफाइड हैं, आप किसका एडमिशन करेंगे और किसको मना कर देंगे? जी सर, इसमें एक तो जो पहले आएगा और जिसकी ज़्यादा योग्यता होगी उसी को करूँगा। फॉर्म पहले से दोनों ने भर रखा है, पहले आना वाना तो है ही नहीं। दोनों में भी एक का तो पहले आया होगा फॉर्म, उसका करूँगा, और बाकी उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, दोनों में ज़्यादा किसका है, या एक टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं सर, जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसमें। तो कहीं आपके मामा के लड़के का अगर आप चयन करते हैं तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा? जी सर, उसमें एबिलिटी है तो उसका चयन होना चाहिए। तो आपको आपके ऊपर पक्षपात का आरोप भी लग सकता है ना? आरोप तो लग सकता है, लेकिन उस बच्चे के साथ वो सर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है सर। ललित, जी सर। आपने गरुड़ का जिक्र 3-4 बार किया है, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं है गरुड़ होता क्या है। आप उसको गिद्ध से रिजेंबल कर रहे थे, जबकि गरुड़ जो है वो ईगल है, ठीक है? जी सर। सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा टॉप ऑर्डर का पक्षी है, अगर हम उसको पिरामिड में भी देखें तो। जी सर। एक और पक्षी भी है, बाज, जी सर। वो इससे किस तरह से अलग है? सॉरी सर, मेरे को ज़्यादा आइडिया। चलिए, सागरमल गोपा के बारे में बताइए आप। जी सर, ये जैसलमेर के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और सबसे पहले जैसलमेर में 1914 से 18 के बीच में देशभक्ति का साहित्य उसकी रचना की और बाहर से मंगवाया था। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना में भी इनका योगदान रहा है। और कौन सा पुस्तक था इनका? जी सर, इनकी पुस्तक है वो जैसलमेर का गुंडा राज है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। ठीक बात है। आपने ई कॉमर्स का उपयोग करना लिखा है। जी सर। ई कॉमर्स होता क्या है? जी सर, मोबाइल या किसी भी इंटरनेट सामग्री के माध्यम इक्विपमेंट के माध्यम से कोई सेवा या वस्तु को खरीदना बेचना, उसका उपयोग करना है। ई कॉमर्स की सीमाएं क्या है? जी सर, ई कॉमर्स है वो बिना इंटरनेट के यूज़ नहीं हो सकता है। इक्विपमेंट मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, वो तो ही यूज़ हो सकता है। अच्छा, भारत में ई गवर्नेंस एक शब्द आता है ई कॉमर्स के तहत। ई गवर्नेंस क्या है? जी सर, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट है, इस थ्योरी पे काम करती है। इंटरनेट के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं या उनका सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे राजस्थान में संपर्क हेल्पलाइन है। वैसे कौन सी संपर्क लाइन है? संपर्क पोर्टल है सर। पोर्टल, ठीक बात है। ये बताइए कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास किस तरह से हो रहा है? आपके क्षेत्र में इस पे क्या कार्य हो रहे हैं? जी सर, राजस्थान में नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि 142 गीगावाट तक की क्षमता है सौर ऊर्जा उत्पादित करने की। और मेरे ज़िले में है सर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, वो नोख में लगा है। 925 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है सर, और 3310 मेगावाट के आसपास उसका उत्पादन जैसलमेर से हो रहा है। जैसलमेर से हो रहा है। मुंतखब उल लुबाब खफी खां के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक थी। इसका केंद्रीय बिंदु क्या था और ये पुस्तक किसे समर्पित की गई? सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। अमीर आखुर सल्तनत काल में एक पद का नाम था, और किस एक डिपार्टमेंट में ये पद काम करता था? जी सर, घुड़साला का प्रमुख होता था। रजिया सुल्तान के समय अमीर आखुर कौन था? याकूत। ठीक है। चलिए, कोरोना और कोविड क्या है? कोरोना तो सर ताज को कहते हैं, और कोविड है इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज। 90 शब्द का 90 जो लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है इसका? कोविड-19 का क्या मतलब हुआ? जी सर, इसका पहला केस है वो 2019 में आया था। भारत में पहला केस कहाँ मिला इसका? सॉरी सर, केरल में मिला था सर। एम्स एंड एक चर्चा का विषय है वर्तमान समय में। जी सर। क्या है ये? सर एम्स एंड शायद सर गैस कर सकता हूँ, इनका मैन्युफैक्चरर सैंड है। ये जो खनन उद्योग है, वहाँ से जो अपशिष्ट बचता है उसको क्रश करके वो बजरी की जगह यूज़ करने का हो। आयुष नीति 2020 क्या है? जी सर, इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और जो देसी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं इनको प्रमोट करने के लिए।
चलिए, मलेरिया किससे होता है? सर मादा एनाफिलीज मच्छर है उसका। मादा एनाफिलीज मच्छर से। तो वायरस से होने वाले कोई 5 रोगों के नाम बताएं जिसमें कोरोना वायरस ना हो। एड्स होता है सर, और सॉरी सर। ललित, जी सर। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जी सर। राजस्थान पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है हिंदुस्तान में। जी सर। राजस्थान की सरकार के द्वारा पर्यटन के लिए एक टैगलाइन निर्धारित की गई है, वो क्या है? सॉरी सर, याद नहीं। पधारो हमारे देश। जी सर। हाँ है ना? जी सर। सरकार कह रही है बहुत पुरानी हो गई यार, अभी कुछ नया होना चाहिए, और आपको इसका दायित्व दिया गया कि एक नई टैगलाइन रखी जाए जो सही तरीके से राजस्थान के पर्यटन का एक डिस्क्रिप्शन दे सके। क्या रखना चाहेंगे आप? भारत का दुबई कह सकते हैं सर राजस्थान को। भारत का दुबई। जी सर। तो हम अपने देश को किसी दूसरे देश के साथ तुलना करके काम करेंगे। इंडिया में सर यदि डेजर्ट पर्यटन देखना है तो राजस्थान में ही आना पड़ेगा सर। ठीक है, तो भारत का दुबई क्यों? जी सर, यहाँ रेत के टीले हैं, रेगिस्तानी पर्यटन है, वहाँ की संस्कृति है। गगनचुंबी इमारतें भी हैं। जी सर। गगनचुंबी इमारतें हैं, नहीं सर, इमारतें नहीं है। लेकिन दुबई में तो हैं। जी सर। समझ रहे ना? जी सर। दुबई में तो और भी चीज़ें विकसित हैं। जी सर। आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वो फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं। जी सर। दुबई में अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे पहला, दुनिया में सबसे बड़ा, ऐसा कुछ राजस्थान में है? जी सर, राजस्थान में है, कुंभलगढ़ किला है, उसकी दीवार है वो सर वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की 2nd नंबर। फिर वही वाली बात, मैंने क्या कहा? दुनिया में सबसे पहला, दुनिया में सबसे बड़ा। दुबई में 36 चीज़ें गिनवा सकते हैं दुबई के लोग, लेकिन क्या हम राजस्थान में गिनवा सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पहला? अच्छा, हृदय योजना है, सुना होगा केंद्र सरकार की। जी सर। उसमें राजस्थान के कौन सी जगह हैं, कौन से स्थान हैं? जी सर, 4 जिले इसमें शामिल है। ठीक है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं कौन से। चलिए, प्रसाद योजना का नाम सुना होगा आपने। जी सर, नाम सुना है। इसमें कुछ राजस्थान का हो? सॉरी सर, नॉलेज। आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जी सर। दायित्व सौंप दिया और कहा कि भाई आपके हाथ में पूरी खुली छूट है, जी सर। आप राजस्थान के टूरिज्म को दुबई के टूरिज्म जैसा कर दो, और वहाँ जितना राजस्व प्राप्त होता है पर्यटन से, दुबई के बराबर राजस्थान को प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आपने दिमाग में कोई रणनीति तैयार की हो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसी चीज़ के लिए राजस्थान प्रमुख तरीके से फेमस है। जी सर। रेगिस्तान, मरुक्षेत्र। जी सर। तो आप बताइए। जी सर, मरुस्थल क्षेत्र में है वो, धार्मिक पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, और संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, राजस्थान खुद अपने आप में संभावना है। जी सर। मुझे ये बताइए कि आप पर्यटन को और संवर्धन करने के लिए और वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहेंगे? सर, पर्यटन की वृद्धि के लिए सबसे पहले तो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए। रोड से, एयर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रेन से भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। पर्यटकों के रुकने के लिए अच्छे आवास है या होटल है, उनका भी निर्माण होना चाहिए। अच्छे ठीक। टूरिस्ट गाइड है, उनके लिए पॉलिसी आनी चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेज में वो ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है। और उपलब्ध होने चाहिए। बाकी इंटरनेट पर पूरा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप कहाँ घूम सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं, वहाँ क्या क्या दर्शनीय स्थल है, ये सब चीज़ें हैं। मेले और त्यौहार हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे राजस्थान टूरिज्म है, वो मेले लगाता है, जैसलमेर, बाड़मेर में, बीकानेर में, हर जगह मेले लगाता है, तो उनका और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है। उनमें नए रिनोवेशन किए जा सकते हैं। ठीक है। राजस्थान की संस्कृति, कला, आर्ट है, इसको मतलब प्रमोट किया जा सकता है। चलिए, अब वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे हैं? जी सर, भारत अफगानिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चला रहा है इंडिया। ठीक है। अभी अमेरिका ने वहाँ तालिबान पैक्ट किया है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, अमेरिका ने तालिबान पैक्ट किया, उससे अमेरिकी सैनिक है वो अफ़गानिस्तान छोड़ के जाने का है उनका, और लगभग 1000 के आसपास अमेरिकी सैनिक है, और कुल 7000 के आसपास नाटो उनके सहयोगी देशों के सैनिक वहाँ है, वो छोड़ के जाएंगे। तो भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ तालिबान की सत्ता आ जाएगी।
तो भारत को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है वहाँ। तो कई वर्तमान जो परियोजना- अमेरिकी सरकार है वो इसे दोबारा से सोचने के लिए तैयार है, या फिर जो ट्रम्प कहकर चले गए हैं, जो ट्रम्प करके चले गए हैं, उसी से सहमत हैं? नहीं सर, वो सोचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसके लिए भारत के लिए एक सकारात्मक एक निर्देश है या फिर नकारात्मक है? जी सर, सकारात्मक पहलू है भारत के लिए कि ठीक वहाँ है, तो दोबारा हमारे लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, तालिबान सत्ता में आए या तालिबान सत्ता में ना आए? जी सर, तालिबान सत्ता में नहीं आनी चाहिए, वहाँ की लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है वो बची रहनी चाहिए। वो रहनी चाहिए, लेकिन ट्रम्प क्यों चाहते थे कि वहाँ तालिबान सत्ता में आए? जी सर, वो नेगोशिएट कर रहे थे उनके साथ कि आधा हिस्सा अभी भी कब्जे में है तालिबान के, तो पूरी तरह से तो वो नहीं चाहते थे कि सत्ता में आए, लेकिन उनकी मजबूरी थी। 12 साल वो 2001 से वहाँ युद्ध किया हुआ है, फिर भी वो जीत नहीं पाई पूर्णतः, उनको कब्जे में नहीं ले पाई है, और लोगों का भी सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा। आपको लगता है शायद ईरान को काउंटर करने के लिए डिसीजन लिया गया हो? जी सर, हो सकता है ईरान को काउंटर करने के लिए। लेकिन ईरान के साथ भारत के हित तो बहुत अच्छे हैं, चाबहार बंदरगाह के हित थे जो अब दोबारा से हो गए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इतिहास पलटें, कुछ महीनों की बात करें, तो करार तो टूट चुका था। जी सर, वो अमेरिका ने वो काटसा एक्ट के तहत है वो भारत पर और एक तरफ अमेरिका कहता है हम भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी सर, वो सबके लिए लगाया था, उसमें अपवाद के रूप में भारत को छूट भी दी थी रशिया से और ईरान से इंपोर्ट करने की, लेकिन वो छूट 1 साल के लिए थी, उसको एक्सटेंड किया फिर। ठीक है ललित सर, आप तो एयरफोर्स और गरुड़ जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जी सर। ये बताइए कि कल एक देश में बड़ी दुखद घटना घटी, जी सर। क्या था? जी सर, बीजापुर में नक्सलियों ने अटैक किया और 24 जवान शहीद हो गए, एक जवान को अपहरण कर लिया उन्होंने और 31 जवान घायल हुए सर। ये क्या है पूरी कहानी? वहीं पर नक्सलवाद उसी एरिया में क्यों है? जी सर, ये एक त्रिसंगम सिद्धांत है इनका नक्सलियों का कि ऐसे जगह हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमा हो, पहाड़ी एरिया हो, जंगल हो, जहाँ सर्च करना या बॉर्डर क्रॉस करना पड़े पुलिस को या वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, ऐसी जगह पर वो अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। और भोले भाले आदिवासी लोग रहते हैं, उनको ये बरगलाते हैं, अपनी बातों में लेते हैं, तो उनको अपनी विचारधारा की तरफ है वो आकर्षित करते हैं। तो कल क्या परसों हुआ था ऐसा, क्यों उनकी मतलब शहादत देनी पड़ी? जी सर, काउंटर इंटेलिजेंस का यूज़ किया था नक्सलियों ने। उनका एक 25 लाख का इनामी कमांडर है हिडम्बा, उसने अफवाह फैलाई कि वो उस बीजापुर एरिया में है, वो प्रेजेंस है पिछले 5-6 दिन से 200 से 300 नक्सलियों के साथ। तो उसको सर्च करने के लिए या काउंटर करने के लिए अपने फोर्सेस गए थे, 3 टीम बना के गए थे, लगभग 2000 के आसपास फोर्सेस, और वो पहले से तैयार थे। वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि वो वहाँ है, और गांव खाली करवा दिए थे, और गांव में उन्होंने पोजीशन ले रखी थी। हमारे पास क्या उपाय है? हम कब तक अपनी जानें गंवाते रहेंगे इन नक्सलियों के चक्कर में? सरकार ने भी कोशिश की और सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी नक्सलियों की कमर तोड़ देगी। कमर तो टूट नहीं पाई, अलबत्ता ये लगता है कि पहले से ज़्यादा ही मजबूत हो गए, हिम्मत उनकी कम नहीं हुई है, मनोबल कहीं से कमज़ोर नहीं हुआ है। सारे उपाय करके देख लिए गए हैं। आपके अनुभव से कौन कौन से उपाय और क्या किए जा सकते हैं कि भविष्य में हमें कम से कम बेमतलब तो जाने गंवानी ना पड़े? जी सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र वो लगभग 90 ज़िले हैं इंडिया के, उनमें से भी 30 ज़िले हैं वहाँ ज़्यादातर घटनाएं हो रही है। ये छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन के हैं मुख्य रूप से ज़िले। तो सर ये छत्तीसगढ़ और बस्तर रीजन है लैंडलॉक्ड है पूरा। इसमें कल या परसों जो अटैक हुआ है इसमें ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर इनका उपयोग हुआ है। तो ये बाहर से सप्लाई हो रही थी, इनकी सप्लाई चेन तोड़नी है, वो बहुत ज़रूरी है, पहचान करनी है कि लैंडलॉक जो भूमि है वहाँ कैसे आ रही है ये। फिर है मजबूर और मजबूत नक्सलियों का वर्गीकरण करना है। मजबूर नक्सली है उनका तो आत्मसमर्पण करवा के उनको पुनर्वास नीति है उसके तहत प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, और जो मजबूत नक्सली है उनको वो कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, और इनके जो वित्तीय स्रोत है उनका भी वो पता लगा कर। तो आपको लगता है कि सरकार आपके बताए हुए कदमों के अनुसार कुछ उपाय कर रही है? जी सर, उपाय तो सरकार ने काफ़ी किए थे। नोटबंदी से ये कम भी हुए सर, इनके अटैक है ये काफ़ी कम हुई इनकी तीव्रता। अपना वजूद बचाए रखने के लिए या अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए साल या 2 साल में एक आधा बड़ा अटैक करते हैं। काफ़ी समय बाद 1 से 1.5 साल बाद इतना बड़ा अटैक हुआ सर। अच्छा, नक्सलवाद और आतंकवाद, और तीसरा शब्द आता है उग्रवाद। जी सर। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या तीनों में अंतर है, और अंतर है तो क्या है?
जी सर, पर्यायवाची नहीं है ये, थोड़े थोड़ा इनमें डिफरेंस है तो सर। बारीक अंतर बता दीजिए हम लोगों को। जी सर, उग्रवाद एक विचारधारा है जो मतलब हिंसा उसमें सम्मिलित नहीं है। उग्रवाद में विचारधारा जिसमें धरने प्रदर्शन ये सब चीज़ें हैं, और आतंकवाद में है वो हिंसा के माध्यम से लोगों में भय पैदा करना और अपनी जो मांगे हैं वो मनवाने की कोशिश करना या अपनी विचारधारा का फैलाव करना, ये शामिल है। और नक्सलवाद में सर जो स्थानीय लोग हैं उनको बरगला कर और केवल सरकार के विरुद्ध अटैक करते हैं, जबकि आतंकवादी वो निर्दोष लोगों को भी मारते हैं सर। नक्सलवादी केवल सरकारी एजेंसी है उन पर अटैक करते हैं, निर्दोष लोगों पर अटैक नहीं। अगर मान लीजिए किसी देश का शिक्षक समुदाय अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन करता है, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करता है, तो उसको उग्रवादी कहा जाएगा? नहीं सर, एक बार नॉर्मल आंदोलन करे तो उसको उग्रवाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन बार बार एक संगठित रूप से पूरे देश में अपनी विचारधारा फैला के आंदोलन करना, नाजायज़ मांगे हैं उनके लिए आंदोलन करना, ये सब चीज़ें हो सकती है। एक विचारधारा है, धर्म से आधारित भी हो सकती है या कोई क्षेत्रवाद से आधारित हो सकती है ऐसी। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, वो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मास्क हटा दीजिए और ये बताइए कि आपका स्वतः स्वाकलन क्या है? जी सर, मेरा ओवरऑल अच्छा हुआ इंटरव्यू सर। अच्छा हुआ है, संतुष्ट हैं आप जी सर। पूरा? 10 में से कितने नंबर देंगे? 7 दे दूंगा सर। संतुष्टि के बाद 7 नंबर, तो 3 काटेंगे किस लिए भाई? हो सकता है कुछ गलती रह गई, बेस्ट जज तो सर आप ही हो। मेरा ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको लगता है कि 3 नंबर की कमी कहीं ना कहीं आपने कर दी? जी सर। चलिए, अगर नंबर पूरे आने लगे तो भी एक घातक परिणाम साबित हो सकते हैं, है ना? इसलिए नंबर काटे भी जाते हैं। अच्छा किया आपने। देखिए, आपके आंसर से हम सब लोग संतुष्ट हैं। जी सर। संतुष्ट 2 स्तर पे हैं। 2 स्तर होना चाहिए, कंटेंट के स्तर पर और एक डिलीवरी के स्तर पर। जी सर। जिस तरीके से जितना रिक्वायरमेंट है आंसर का उतना ही आप दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे रहे हैं, और जो आंसर चाहिए वही दे रहे हैं। जी सर। दोनों बातें समझ रहे हैं? मतलब सर। आंसर में कहीं बिखराव नहीं है, कसाव है, जी सर। बनावट अच्छी है आंसर की। तो इसको, ये तो आपकी स्वाभाविक आदत है, जी आप सर। ऐसे ही आंसर करते होंगे। पॉइंटेड आंसर होने भी चाहिए, जिसको जितना इंटरेस्ट हो उतना ही पूछेगा और उतना ही आप बताएं जितना वो सुनना चाह रहा है। जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि आप आए हैं कुछ सलाह के लिए कि 7 से 7.5 का मामला बन जाए, जी सर। उद्देश्य यही है ना? जी सर। पहले आपने आरएस का इंटरव्यू दिया है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। और मेंस कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है सर। अच्छा हुआ है। जी सर। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो और इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, और बहुत अच्छा होने की कैपेबिलिटी आप में है, जी सर। और बहुत अच्छा ही होगा। ऐसा भी इंटरव्यू होगा तो बहुत अच्छा इसको इंटरव्यू कहते हैं। जी सर। 2-3 बातें आप ध्यान में अगर रखें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। जैसे आते समय जो आप परमिशन लेते हैं, जी सर। तो उस समय आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, जी सर। आवाज़ का जो पिच है ना वो अच्छा है, लेकिन बातचीत करते समय आवाज़ आपकी दब जाती है, नीचे हो जाती है। तो इस वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाइए, उसी टोन में बात कीजिए जिस टोन में आप परमिशन लेते हैं, जी सर। और उसी टोन में आप नमस्ते भी कीजिए। नमस्ते करते समय आपकी आवाज़ मुंह में ही रह गई थी। जी सर। ठीक है, तो जब आप नमस्ते, उससे क्या होता है कि आप जब आए हैं इंटरव्यू देने के लिए तो पूरी तैयारी के साथ और पूरे जज्बात के साथ आए हैं, जी सर। है ना? जैसे यस सर होता है ना यस सेना में, तो वो क्या दर्शाता है? उससे थोड़ी ना पता चलता है कितने ऊर्जावान है, क्या है। वो एक आपके अग्रेशन दिखाता है, अपने काम के लिए एक लगाव दिखाता है। जी सर। तो उसी से अभिवादन कीजिए। कुछ तो इम्प्रूवमेंट यहाँ हो सकता है। दूसरी तीसरी बात यह है कि जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब तो आप क्रिस्पी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। जैसे ई कॉमर्स की कमी आपसे पूछी गई, तो आपने बताया कि मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए। जी सर। क्या ई कॉमर्स की यही कमियां हैं? ई कॉमर्स की तो आप अपने स्तर पे क्या बता सकते हैं भाई? प्रोडक्ट में ठगे जाने की संभावनाएं रहती हैं, जी सर। पैकिंग कुछ और, डिलीवरी कुछ और, कई सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो थोड़ा सा एक कदम आगे चल के, ताकि एकदम ऑर्डिनरी आंसर ना लगे, क्योंकि आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं, आप विशेष हैं, और विशेष व्यक्तियों के मुंह से सामान्य चीज़ें ठीक नहीं लगती। तो आप इसको थोड़ा सा और उसी समय और क्या इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, क्या इसमें अपना अनुभव जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। अच्छी बात यह है कि उम्र से बहुत कम लगते हैं आप, बहुत मतलब कि उम्र से कम लगते हैं। जी सर। तो ये आपके पक्ष में जाता है। आवाज़ बढ़ जाएगी तो और पक्ष में चला जाएगा। आपका बैठने का तरीका अच्छा है, आपके हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है आपका, और बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑकवर्ड लगे या ऑड लगे या बातचीत करने में बाधक हो।
थोड़ा सा मुझे लगता है कि बातचीत को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको 2 दिन के अंदर एक ही प्रयास करना है। जी सर। जब आप बात कर रहे हैं ना तो एक ही टोन, एक इस स्पीच पे बात कर रहे हैं। जी सर। इसमें थोड़ा सा जब फ्लैक्चुएशन आएगा ना, कभी आवाज़ तेज हो गई, कभी कम हो गई, कभी ऊपर चली गई, कभी नीचे चली गई, तो उससे क्या होता है, इंटरेक्टिव बातचीत होती है। बातचीत में इंटरेक्शन, समझ रहे हैं, दोनों तरफ से एक पार्टिसिपेशन वाला मामला आ जाता है। ऐसा ये लग रहा है कि हमने क्वेश्चन पूछ के अपनी जिम्मेदारी निभा दी और आपने आंसर दे के अपनी जिम्मेदारी निभा दी, फुल स्टॉप। जी सर। तो ये मोनोलॉग नहीं लगना चाहिए, है ना, डायलॉग लगे। जी सर। दोनों तरफ से ये संवाद लगना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये 2 दिन में आप कर लेंगे। जी सर। कर और लूँगा। इसी ऊर्जा के साथ, इसी जज्बे के साथ, ड्रेस अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस रहेगा आपका। जी सर। इसी ड्रेस के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ आप इंटरव्यू दीजिए और पूरी उम्मीद है कि मुस्कुराते हुए ही परिणाम आप देख पाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।